तो आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में। डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट कमेटीज़ होती क्या है, इनका क्या फंक्शन रहता है और इनकी कंपोजिशन कैसी रहती है, इनको बनाता कौन है। देन उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा, हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे। पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है, स्पेशली अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत के रिगार्डिंग, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो पूरा पार्लियामेंट को भी कवर करेंगे हम, और कोशिश करेंगे 2 या 3 क्लासेस में इसको पूरा डिस्कस करें ताकि हमें जो कंसेप्ट है वो साथ के साथ में याद हो। सबसे पहले कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये हमारे संविधान में मेंशन्ड नहीं है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है। इनका नेचर क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब मान लीजिए आपको कहीं नोट आ गया लिखने के लिए कि राइट अ नोट ऑन द कैबिनेट कमेटीज़, तो देन वहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि कैबिनेट जो कमेटीज़ है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इनके बारे में रूल ऑफ बिजनेस जो है, यानी कि जो लोकसभा या फिर अगर हम बात करें पार्लियामेंट का जो रूल ऑफ बिजनेस है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस मेंशन्ड है, वहाँ पर जो है वो इनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। और वहाँ पर ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो बनाते हैं, ठीक है, कैबिनेट कमेटीज़ को वो कंस्टिट्यूट करते हैं। और जनरली ये देखा जाता है कि जितनी भी जो कमेटीज़ होती है, मैक्सिमम केसेस में उनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। पहला तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि इनको बनाने का जो सिग्निफिकेंस रहता है, कारण रहता है, वो ये रहता है कि जो कैबिनेट होती है, अब कैबिनेट में तो 15 से 20 मेंबर होंगे, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसमें 60 मेंबर्स होंगे, 60 to 70 मेंबर्स। तो ऐसा देखा जाता है कि कैबिनेट को जो एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए वो ये कमेटीज़ के थ्रू मिलती है। क्यों? क्योंकि इस कमेटी में मिनिस्टर और नॉन मिनिस्टर भी मेंबर हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया रिगार्डिंग द डिफेंस, तो उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन की हेल्प भी चाहिए। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन को कैबिनेट में थोड़ी ना बुलाएंगे, तो उनको कैबिनेट कमेटी में बुलाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंस रहता है, ठीक है। कंपोजिशन अगर हम बात करें तो एक कमेटी में जो है वो आपके 3 से लेकर 8 मेंबर हो सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। अभी कैबिनेट कमेटीज 2 तरह की होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी मतलब जो परमानेंटली इन नेचर है, हर साल बनाई ही जाएगी। देन उसके बाद एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी वो कमेटी होती है जिनको बनाया टाइम के टाइम जाता है, मतलब जब जरूरत होती है तब बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको एक डिफेंस की कमेटी बताई, कमेटी ऑन सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, कि जैसे वॉर के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है, कमेटी ऑन वॉर। तो अब उस वॉर कमेटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जरूरत भी हमें पड़ती है। तो देन उस केस में यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है वो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी इनवाइट किया जाता है। एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है लीडर ऑफ द अपोजिशन की जगह कोई और पर्सनैलिटी को बुलाया जाए जो कि रिटायर्ड जनरल हो, और वो जो है वो पॉलिसी मेकिंग में, वॉर स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट हो, तो वो सरकार को गाइड करे। तो ये स्कोप जो है वो बना रहता है सरकार के पास। तो नॉन मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है वो मेंबर बन सकते हैं। अभी उसके बाद आता है कि फिर कौन से मैटर से डील करती है कैबिनेट कमेटीज। तो देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कोई भी फॉरेन, लाइक अगर कोई कानून इंप्लीमेंट करना है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, कोई कानून, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज रामसर कन्वेंशन। रामसर जो ये कन्वेंशन हुआ था ईरान में 1971 में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ अभी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह चाहिए थी तो उसके रिगार्डिंग फिर कमेटी बनी। तो जब भी कोई कानून जो फॉरेन मतलब इंटरनेशनल कानून है, लॉ है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके रिगार्डिंग कोई कमेटी बनती है, तो दैट इज़ उसमें रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है वेरियस लेवल पर, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे वेरियस कमेटीज़ बनाई गई थी जो कि स्टडी कर रही थी पूरा पॉलिसी मैटर, तो वो सब यहाँ पर हो गया। रीजनल लेवल पर अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जैसे कि कोई मिनिस्टर तो चलो रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कोई एमपी है, तो उस एमपी को काफ़ी अच्छी नॉलेज है रिगार्डिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो रिप्रेजेंट करेगा। फिर कोई एमएलए हो गया तो वो स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। कोई ऐसा पर्सनालिटी हो गया जो ना तो एमएलए या ना तो एमपी है, लेकिन उसको समझ बहुत अच्छी है, सरकार उसको इनवाइट करती है,
तो ये सभी इंक्लूड होता है इसमें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक जनता गैराज मूवी है साउथ इंडिया की, एनटीआर की, जूनियर एनटीआर की। वो जूनियर एनटीआर की मीटिंग में वहाँ पे ना, जब वो एक बिजनेसमैन था तो वो स्लम को खाली करवाने के लिए जो है वो वहाँ पे मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में वो जो जनता गैराज वाले जो मालिक था उसको भी बुलाते हैं। तो फिर अब वो एक साधारण सा जनता गैराज वाला पर्सन, ठीक है, एक गैराज का मालिक जो गाड़ियों की मरम्मत करता है, वो उसमें जाता है, उस मीटिंग में जाता है। और फिर वो वहाँ पर वो बात रखते हैं कि ये स्लम बनेगा, ऐसा यहाँ पर जो है वो मॉल बनेगा इस स्लम को हटाकर। तो अब वो उस पर्सन को बुलाया वहाँ पर, ठीक है, जूनियर एनटीआर को वहाँ पर बुलाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा पर्सन को कैबिनेट के मीटिंग में बुलाया गया। तो ये स्कोप जैसे इस तरह से रहता है उनकी एडवाइस जानने के लिए, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंस रहता है। देन उसके बाद फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक तो ये हो गया कि जो जितने भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि ये डायरेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती है उनको डायरेक्ट करते हैं और एक तरह से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉपर। फिर साथ में क्या रहता है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं हायर लेवल पर, लाइक सेक्रेटरीट लेवल पर जो अपॉइंटमेंट करनी होती है, उसमें भी इनका रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। देन उसके बाद गवर्नमेंट की प्रोग्रेस और प्रॉपर एनालिसिस जो है वो ये करते हैं, देखते हैं कि सरकार को कितना प्रॉफिट हो रहा है, सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा होता है ना कि कोई पॉलिसी सरकार ने बनाई और सरकार उस पॉलिसी को भी प्रॉपर पूरा स्टडी कर रही है, तो वो सभी इसमें इंक्लूड होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। देन उसके बाद कुछ एक एग्जांपल्स भी रहते हैं रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटीज़। तो इसमें आता है जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आजकल न्यूज़ में रहती है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जनरली प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और ये एमएसपी से लिंक करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लिंक करती है, ये डिसाइड करती है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि एडहॉक होती है और स्टैंडिंग होती है। हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ जो रूल्स है उसमें जो है वो इनके बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं इनकी, देखो अभी कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में हमने बात की, ठीक है। अब कैबिनेट कमेटीज़ में अब और डेप्थ में चलते हैं अंदर। एक तो हो गया जो कैबिनेट बना रही है, अब पार्लियामेंट के ऊपर चलते हैं। देखो पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ है वो सिंपली जैसे कि आपका ये मेंशन नहीं है, कैबिनेट कमेटीज़ मेंशन नहीं है, वैसे ही जो है वो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी नहीं होती है। लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इनका जो है वो मेन होल्ड होता है। तो अब पहली जो कैबिनेट कमेटीज थी वो कौन बना रहा था, प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बनाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर में अगर हम बात करें तो एक होते हैं स्पीकर और दूसरे होते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये दोनों अपॉइंट करते हैं। अब इसमें भी दो तरह की कमेटीज बन जाती है, सिमिलर प्रोसेस रहेगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, सिमिलर प्रोसेस होता है। दो तरह की होती है, एक स्टैंडिंग होती है, दूसरी होती है एडहॉक। हम क्या करते हैं, एडहॉक को पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ याद रखना है कि एडहॉक कौन सी कमेटीज होगी, जो टाइम टू टाइम बनेगी। तो इसमें या तो इंक्वायरी कमेटी होती है कोई, या फिर एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, या फिर अगर मान लीजिए स्पीकर की जो इम्पीचमेंट अगर करनी है, तो उस केस में अभी 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है कि स्पीकर को, कि स्पीकर जी आपके जो है वो अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास हो गया है और अभी इंक्वायरी चलेगी। इंक्वायरी के लिए फिर कमेटी बनती है, तो वो जो कमेटी बनेगी दैट इज़ इंक्वायरी कमेटी, और वो एडहॉक के अंडर इंक्लूड होती है, मतलब टाइम टू टाइम ज़रूरत आने पर जो है वो बनाई जाती है। तो ये तो होगा बिल्कुल कोर बेसिक। अब उसके बाद चलते हैं स्टैंडिंग कमेटी की तरफ, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इतनी सी स्लाइड स्टैंडिंग कमेटी तक, मतलब स्टैंडिंग कमेटी से नीचे जो हम अभी बात करेंगे आगे, इससे एग्ज़ाम में 3 बार क्वेश्चन आया है। और कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आया है वो मैं आपको साथ में लिंक करता हूँ। देखो सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी डिफरेंट टाइप्स की होती है। फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, कमेटीज़ टू इंक्वायरी, ठीक है, डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज। अब हम चलते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल कमेटीज की तरफ, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज। तो इसमें आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि सीएजी की रिपोर्ट को कौन स्टडी करता है, पहला पॉइंट तो ये। अब उसके बाद दूसरा, इसकी कंपोजिशन को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना है कि ये 1921 में बनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
इस टाइम पे मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसको कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जो है वही सरकार का इनिशिएटिव था। सरकार, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा था कि ये सरकार की तरफ से एक वंडरफुल इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू द भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। याद रखना पब्लिक भाई, यानी कि 22 इसको याद करने का तरीका। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम कैसा रहता है ध्यान, और क्या क्या इसमें जो है वो स्पेशल फीचर्स है। सबसे पहला तो याद रखना मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते। अब अगर मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन रहे हैं तो दैट मीन्स मिनिस्टर क्या हुए, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव का पार्ट, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये कमेटी इंश्योर कर रही है। लिंक करके समझना इसको। मिनिस्टर अगर मेंबर नहीं बन सकते तो दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है वो इसका मेंबर होंगे। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है हमें, इससे क्लियर हो रहा है हमें कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो रही है एमपीज को, यानी कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसकी जो टर्म होती है वो 1 साल होती है, यानी कि हर साल यह बनाई जाती है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और जनरली 1 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। और ये सीएजी यानी कि ऑडिट की जितनी भी रिपोर्ट्स रहती है उसको प्रॉपर जो है वो पूरा ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये बिल्कुल जो है आपको बेसिक याद करके रखना है। यहां तक समझ आ गया। अब उसके बाद इसमें जो आपको एक याद रखना है कि जो खर्चा होता है ना, एक एप्रोप्रिएशन होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कि कितना बजट का, बजट नहीं, कितना सरकार खर्चा कर रही है, बजट को छोड़कर वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी बार सुना होगा सरकारी महकमे वाले लोगों को वो ये कहते रहते हैं ऑडिट आया है। वो ऑडिट ये सीएजी वाले ऑडिट होते हैं। वो देखते हैं कि सरकार के जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटजी में जितना हर डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंचा उसका हिसाब किताब जो पूरा लिया जाता है, वो फिर ये कमेटी उसको जो है वो पूरा जांच करती है पार्लियामेंट्री लेवल पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर जाकर रिपोर्ट्स की जांच करती है। देन उसके बाद हो गया एस्टीमेट कमेटी। इसको लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन बना है कि कौन सी कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं। ये कमेटी 2021 में बनी है, सिमिलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर बनी है और इसमें 30 मेंबर होते हैं और ये सिर्फ लोकसभा से ही होती है। इसमें जो मेंबर होंगे वो सिर्फ लोकसभा के ही होंगे। अब एस्टीमेट, बजट के जितने भी एस्टीमेट होते हैं वो सब ये डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए बजट में कह दिया 100 करोड़ रुपए दे दो, अब ये कमेटी डिसाइड करती है कि इस किसी मंत्रालय को सच में 100 करोड़ चाहिए या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। तो एस्टिमेशन का काम जो करती है वो एस्टिमेट कमेटी करती है और ये सिर्फ लोकसभा में ही होती है। इससे ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट लोकसभा से बनती है और लोकसभा में लोगों का पैसा सरकार लोगों के लिए ही खर्च करे, उसके बारे में डिसाइड करने का जो पूरा रहता है, छानबीन करनी रहती है, वो एस्टिमेट कमेटी के पास रहती है, लेकिन लोगों के पास ही रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को बनाया गया है 1964 में। तो पहली दोनों बनी है 1921। देन उसके बाद दूसरी बनी है 1964 में और इसमें 15 मेंबर होते हैं। 10 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 5 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। ये क्या करते हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग में अकाउंट रहते हैं और रिपोर्ट्स रहती हैं उनको स्टडी करते हैं। सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स को ये भी देखते हैं। यहां तक समझ आ गया। देन उसके बाद आती है कमेटी टू इंक्वायरी। इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर पिटीशन की कमेटीज हो सकती है, प्रिविलेजेस की कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी यहां पर इंक्लूड होती है। देन उसके बाद डे टू डे में अगर हम बात करें तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, रूल्स कमेटी। ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, रूल्स कमेटी हो गया, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर होते हैं या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो इसके जो है वो चेयरपर्सन होते हैं। जो एक बिल्कुल बेसिक फैक्ट जो आपको याद रखना है। यहां पर
एक वो कमेटीज़ तो देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अराउंड 20-30 कमेटीज़ जो है वो लक्ष्मीकांत में मैंशनड है, लेकिन मैंने वही कमेटीज़ को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी एक बार पूछी गई हैं। देन उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल अभी प्रेजेंट अभी तक जो है वो 24 कमेटीज़ बन चुकी है, जिसमें अगर हम बात करें 1993 में 17 कमेटी बनी थी, उसके बाद 7 जो है वो 2004 में अलग से बनाई गई, और अभी टोटल जो है वो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ है। इनका जो मेन काम है अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव कि जो मतलब एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो किस तरह से पैसे को खर्च कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल जो अकाउंटेबिलिटी रहती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी उसको चेक करती है कि कौन सा मंत्रालय किस तरह से पैसे खर्च कर रहा है, किसके पास किस तरह से पैसे आ रहे हैं, पूरा हिसाब किताब रखते हैं, किसके पास कितना पैसा रह रहा है, कौन किस तरह से खर्च कर रहा है, ये सभी इसमें इंक्लूड होता है। देन उसके बाद कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें देखो 31 मेंबर होते हैं। अब डाउट आ जाएगा माइंड में कि यार एस्टिमेट कमेटी की हमने बात की, उसमें तो सबसे ज़्यादा मेंबर हमने कहा कि 30 मेंबर होते हैं। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट को बदलते हैं थोड़ा सा। जब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कमेटी है पार्लियामेंट की जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो दैट इज़ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी कमेटी है लोकसभा की जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो दैट इज़ एस्टिमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। तो इसमें मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 31 मेंबर्स होते हैं, 21 जो है वो लोकसभा से होते हैं, 10 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगर हम बात करें तो लोकसभा में इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर होगा और राज्यसभा में जो है वो चेयरमैन होगा। तो राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं और लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं। मुझे जल्दी से बताओ कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें कितने मेंबर होते हैं? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं और 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। देन उसके बाद आता है रूल्स कमेटी। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, स्पीकर जो है वो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होते हैं इसके, और राज्यसभा में 16 मेंबर होते हैं। तो रूल्स कमेटी अकेली ऐसी कमेटी है जिसमें लोकसभा से ज़्यादा जो है वो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का चेयरमैन। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्ट 5 में मेंशन्ड है यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 79 से लेकर 122 जो आर्टिकल है वहां तक लिंक करता है पार्लियामेंट के साथ। हमारा जो मेन फोकस रहेगा, देखो प्रेसिडेंट को हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे, स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। उसके बाद फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, बिल, पावर्स और प्रोसीजर किस तरह से होगा पूरा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें देखो क्या है, हम इसको साथ में ही लिंक करके पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे क्यों भारत ने जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ गया। इवन गांधी जी भी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थे, उतने फेवर में नहीं थे, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि भारत ने क्यों अडॉप्ट किया, तो सबसे पहला आता है फेमिलियरिटी। कौन से एक्ट के अंडर सबसे पहले भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई? ब्रिटिश सरकार कौन से एक्ट में सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए थे? जल्दी बताओ। आता है 1919 तो नहीं, 1919 में तो बाई कैमरलिज्म सबसे पहले आया है। पारुल मैम, सो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो चार्टर एक्ट 1853 आया था वहां पे ना सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उनको सेपरेट कर दिया था। तो यानी कि यहाँ पर जो ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे इनके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है।
बिल्कुल कोर बेसिक समझोगे तो फेमिलैरिटी थी, इतना पुराना था, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 से हमारे को अच्छी नॉलेज होगी थी। और दूसरा, हम शुरू से बात करते थे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें ज़्यादा लोग जो वो भागीदारी रखे। देन उसके बाद क्या है, भारत में क्या था यहाँ पे कि हमारे यहाँ पर एक डाइवर्सिटी है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम एक फीचर लेकर चलते हैं, सीलियंट फीचर, और उसके तहत हमें सभी की पार्टिसिपेशन चाहिए थी। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें सबकी पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं आ सकती थी, तो इसलिए हमने ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमें एक हारमोनी चाहिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। हमने कहा कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग नहीं होनी चाहिए, वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए भी हमने पार्लियामेंट्री को फॉलो किया, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल होता है उसमें एग्जीक्यूटिव अलग होती है लेजिस्लेचर से। फिर उसके बाद एक पॉइंट और आता है, दैट इज़ डाइवर्स नेचर ऑफ आर सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसका नेचर जो बहुत डाइवर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे लिए सुटेबल नहीं था। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर, कि क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो कोर बेसिक आपको याद करना है इसमें, ठीक है, दैट इज़ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव मतलब नॉमिनल हेड कौन होगा हमारा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रियल कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। उसके बाद सेकंड आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट तो ये आता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड उसके बाद दूसरा आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल होमोजिनिटी का। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी तभी होंगे ना जब उनकी आपस में यूनिटी होगी। अगर वो आपस में ही यूनाइटेड नहीं होंगे तो किस बात की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, अभी इनकी जब आप आपस में ही नहीं बन रही है तो ये फिर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने के लिए होमोजिनिटी और हार्मोनी दोनों होना बहुत जरूरी है। और जहां पर हम बात करते हैं होमोजिनिटी और हार्मोनी मतलब एक जैसी विचारधारा, तो माइंड में कंसेप्ट आता है कि ये तभी पॉसिबल है जब कोई एमपी मिनिस्टर भी है या कोई मिनिस्टर एमपी भी है, और इसको बोलते हैं डबल मेंबरशिप एक तरह से। मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी, जब मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी तो उसमें लीडरशिप किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की। क्यों? क्योंकि हमने कहा हमारे यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है, और कौन लीड करता है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो लीडरशिप किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी। फिर हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगी। क्यों? क्योंकि हमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो हमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कैबिनेट में, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं चाहिए, कैबिनेट में भी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम जो डेस्पोटिज्म है या फिर जैसा नेपोलियन ने उस टाइम पे किया था डिक्टेटरशिप, हम उसको अवॉइड कर सके। एक ये हो गया। फिर उसके बाद अब यहां पर ये कहा कि चलो ठीक है, सरकार बन गई, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हो गई, डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, तो फिर हमारे पास उस केस में आता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, कि भाई अभी सरकार जो बनी है वो अपनी मनमर्जी कर रही है, वो लोगों को नहीं सुन रही है, लोग क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाएंगे। तो उसको कहते हैं फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई। और उस केस में हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। वो कब होता है, जब गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाए, तो दैट मीन्स दूसरे को मौका दिया जाता है कि आप अपनी सरकार बनाओ। तो दैट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इसमें रहता है। और इन सभी से हमें क्या इंश्योर होता है कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बना रही है, तो दैट मीन्स वाइडर रिप्रेजेंटेशन, कि जो अपोजिशन में पार्टी है उसके पास भी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपस में लिंक करता है। और जब आप मेंस में लिखते हैं, देखो इतने सारे पॉइंट्स को आप एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, एक पॉइंट को दूसरे का एग्जाम्पल बना के। तो इससे हम ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट रहता है रिगार्डिंग द लक्ष्मीकांत स्पेशली, कि क्या लक्ष्मीकांत इनफ होगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेंस स्पेशली। तो लक्ष्मीकांत इनफ रहती है,
लेकिन हमें क्या है कि जो लक्ष्मीकांत के अंदर के जो कंसेप्ट है उसको घोल कर थोड़ा सा साइड निकाल कर एक्स्ट्रा गूगल से करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक पॉइंट को दूसरे का एग्जाम्पल बना सकते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। तो सिंपल एक एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, और गवर्नेंस के टॉपिक जो करंट में रहते हैं, उतना काफ़ी रहता है GS2 में जो आपका ये पॉलिटी वाला सेक्शन है कवर करने के लिए। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गवर्नेंस के लिए अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर सब आपस में लिंक करके हो जाता है। बट लेकिन बस ये एग्जाम्पल, एक पॉइंट को दूसरे का एग्जाम्पल बनाना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है फिर जो पार्लियामेंट है हमारे पास, और जो पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन से लेकर आए हैं, तो जब ब्रिटेन से लेकर आए हैं तो फीचर देख लेते हैं फिर कौन कौन से फीचर कहाँ पे किस तरह से लिंक करते हैं। तो जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो, या हेड ऑफ द जो स्टेट होता है, दैट इज हेरिडेटरी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। क्या भारत में ऐसा है? नो सर। नहीं, भारत में क्या है, भारत में नॉमिनल जो है वो हेड होता है और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। अब मुझे बताओ कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट है ये भारत में सबसे पहले कब आया था? इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट भारत में सबसे पहले कब आया था? इतना लेट मत करो, जल्दी जल्दी बताओ। सर 1892। 1892 का जो एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके अंडर जो है वो सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन भारत में इंट्रोड्यूस हुए थे। देन सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, ये ब्रिटेन में आ। हमारे यहाँ पर किसकी सुपरमेसी है? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान। हमारे यहाँ पर संविधान जो है वो सर्वोपरि है, और संविधान ही पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, संविधान ही जो है वो जुडिशरी को पावर दे रहा है। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिटेन में वो सिर्फ लोकसभा से ही होगा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राज्यसभा से भी हो सकता है। इवन जो मेंबर है भी नहीं वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। देन उसके बाद आता है ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम मिनिस्टर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी बन सकता है। फिर उसके बाद आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिटेन में, अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए वो लीगली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या हमारे यहाँ पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हमारे यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस और नो? यस सर। कैसे है? कहाँ चैलेंजेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में? हमने तो उनको स्पेशल वो दी, प्रिविलेजेस दे दी। हमने तो उनको प्रिविलेजेस दे दी ना कि आप जो पार्लियामेंट बोल रहे हो आप उसके लिए लीगली अकाउंटेबल नहीं हो। तो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव जब एग्जीक्यूटिव जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअल जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होगी? इंडिविजुअली। प्रेसिडेंट। इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्यों? इलेक्टेड। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्योंकि अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इसलिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद जो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वो पॉलिटिकल होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट, तभी तो आपस में मिलकर एक दूसरे से एक साथ काम करेंगे। अगर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, और उसने जो है वो कैबिनेट के किसी डिसीजन के अगेंस्ट चला गया, उसने कहा कि नहीं ये गलत है, तो कैबिनेट उसको एक बार बोलेगी भाई देख ले, मिल के काम कर रहे हैं, होमोजेनिटी की बात है। फिर कैबिनेट वो कहता है कि नहीं नहीं गलत है, वो फिर भी नहीं होता, फिर उसको बोलते हैं रिज़ाइन कर दे, तो बोलता है मैं क्यों रिज़ाइन करूँ,
वो रिज़ाइन भी नहीं करता, तो देन उस केस में फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है और प्रेसिडेंट उसको हटा देते हैं और दूसरे को अपॉइंट कर देते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट आता है, दैट इज शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन में क्या होता है, जो अपोजिशन होती है वो सिमिलर काम करती है जैसे सरकार काम करती है। उनका अपना ही एक हाउस होता है, अपनी सीट में जो है वो पूरा को पूरा मीटिंग्स करते हैं, पूरा जो काम सरकार करती है वैसे ही करती है, लेकिन वो सरकार जो काम करती है उसको चेक करते रहते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस के लिए फ्यूचर गवर्नमेंट तैयार करते रहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, लेकिन अगर सरकार डिसॉल्व हो जाए तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दे तो अगली सरकार वो बना देता है। ये सिंपल कंसेप्ट हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कि किस तरह से जो है वो पार्लियामेंट में सीट्स एलोकेट होती है, कंपोजिशन क्या रहती है वो देखेंगे और सीट्स किस तरह से है। तो देखो, सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा में टोटल फिक्स कर दी गई है सीट की 250 से ज़्यादा नहीं होगी, और इसमें 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट के, और 12 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे, जो कि जिनको स्पेशल नॉलेज होगी, ठीक है, एक तरह से प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज होंगे आर्ट के, लिटरेचर के, साइंस के, सोशल सर्विसेज। यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं मेंशन था, लेकिन जब तेंदुलकर जी को ऐड किया गया तो यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया गया, मतलब जिनके पास एक्सपर्टाइज जो है वो नॉलेज है। देन उसके बाद जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो 238 मेंबर्स है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें ये कहा जाता है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 245 सीट है, जिसमें 229 इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं स्टेट से, यानी कि स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव, और 12 जो है वो नॉमिनेटेड। राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्या राज्यसभा में रिजर्वेशन होती है? राज्यसभा में रिजर्वेशन हो सकती है? यस और नो? हाँ जी सर, हाँ जी होती है। नहीं होती है मैम। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या रिजर्वेशन? राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होती है, सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं, और स्टेट्स के लिए रिजर्वेशन क्यों देनी? स्टेट थोड़ी ना कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड चल रही है, या सोशली कोई इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे, या रिजर्वेशन अगर हम ST SC OBC को दे रहे हैं। स्टेट में तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। स्टेट में सिर्फ पॉपुलेशन मैटर करती है, और पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी कहा गया है कि एक प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कंस्टिट्यूंसी बनेगी। इससे हमें यह क्लियर होता है कि जितने भी MP होंगे जो कि राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है? MLA इलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद सीट एलोकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे रहती है, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया जाता है, यानी कि एक प्रोपोर्शन, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है उसमें 3 लाख लोग रहते हैं, तो उसमें 3 सीटें बना दी 1-1 लाख लोगों की, जिनके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव आ गए राज्यसभा में। ये हो गया कॉमन सा एग्जाम्पल। देन उसके बाद लोकसभा की अगर हम बात करें कि लोकसभा की क्या कंपोजिशन रहती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, जिसमें 530 सीटें होंगी, ठीक है, जो कि स्टेट से होंगी, और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से होंगी, और 2 एंग्लो इंडियन होंगे जो अब नहीं रहे। और ये इसको एंड किया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसमें ST SC की जो रिजर्वेशन थी उसको एक्सटेंड किया गया 10 साल के लिए, और जो ये एंग्लो इंडियंस थे इनको खत्म कर दिया कि अभी एंग्लो इंडियन नहीं है। तो ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं 543, 530 स्टेट से होंगे, और 12 जो है वो यूनियन टेरिटरी से होंगे। और इसमें अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पर फॉलो किया जाता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज बनी होगी, और जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज है वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की होगी, लेकिन वहाँ पे जो सिस्टम को फॉलो किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए कोई कंस्टिट्यूंसी है, जैसे कि मान लीजिए शिमला कंस्टिट्यूंसी को मान लेते हैं, और यहाँ से 3 पर्सन है,
एक पर्सन ए, एक पर्सन बी, एक पर्सन सी। पर्सन ए लेकर आ गया 30 वोट, पर्सन बी भी लेके आ गया 30 वोट, लेकिन जो पर्सन सी है वो 40 वोट लेकर आ गया। तो जिसकी ज्यादा वोट होगी उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों की वोट मिलाकर ज्यादा हो गई तो इन दोनों में से एक को इलेक्ट कर देंगे, नहीं, जिसकी वोट इन तीनों में ज्यादा होगी उसको इलेक्ट करेंगे, चाहे वो बी की होती तो बी को, ए की होती तो ए को। तो यहां पर मैटर करता है कि जिसकी ज्यादा वोट वो आगे चलेगा। तो दैट इज टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज, और इसको बोलते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें इलेक्शन होते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और वोटिंग एज जो है वो 18 है, पहले 21 साल होती थी। और इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। तो जहां पे भी आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग पॉइंट लिख रहे हैं तो वहां पर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लिख सकते हैं। उसके बाद साथ में याद रखना यहाँ पे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही पर्सन इलेक्ट होगा, जो ज़्यादा वोट लेकर आएगा वो आगे चलेगा। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूंसी। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक से, या कोई एक पर्सन होता है तो वो रैंडमली हमारे से क्वेश्चन पूछ लेगा कॉन्स्टिट्यूंसी होती क्या है। पढ़ तो पूरा लिया लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में फंस गए। तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां से कोई एक लेजिस्लेटिव जो है, एक लेजिस्लेटिव पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एमपी या एमएलए जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ज्योग्राफिकल एरिया से, जहां पे कुछ लोग जो है वो कंबाइन इकट्ठे होकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद आपको एक पॉइंट और इसमें याद रखना है, दैट इज कि भारत ये ऐसा कहा जाता है, मतलब काफ़ी बार एक क्वेश्चन रेज हुआ कैबिनेट जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें भी, कि ये प्रोपोर्शनल सिस्टम को क्यों नहीं जो है वो हमने अडॉप्ट किया इन केस ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के केस में तो हमने प्रोपोर्शन के ऊपर मान गए। तो यहाँ पर कहा जाता है सबसे पहले कि जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेकेंड, उसके बाद कहा जाता है कि इसमें बाई इलेक्शन का स्कोप नहीं है। अब लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में होता है कि कोई एमपी कोई मिनिस्टर था या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था लोकसभा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने चले गए, तो अब उनकी जो कंस्टिट्यूंसी थी वहाँ से इलेक्शन होंगे। तो अगर वो प्रोपोर्शनल में चलते हैं तो इसमें तो स्कोप नहीं रहता वो, तो ये कंसर्न हो गया। सेकंड, उसके बाद लिटरेसी, मतलब हमारे यहाँ पर लो लिटरेसी रेट है, और ये प्रोपोर्शनल को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो उतनी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के लिए हमारे पास उतने लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा उस टाइम पे कहा गया, और इसलिए हमने इस सिस्टम को नहीं फॉलो किया। तो ये कुछ बेसिक कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी की तरफ गए। नेक्स्ट उसके बाद आता है रीएडजस्टमेंट प्रोविजन, मतलब कि कंस्टिट्यूंसीज को कैसे बनाया जाएगा, कैसे अरेंज किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कितने अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि रीएडजस्टमेंट प्रोविजन जो वो हर एक सेंसस के बाद होंगे। पहली सेंसस कौन से ईयर में खत्म हुई थी, फर्स्ट सेंसस कौन से ईयर में खत्म हुई थी, 1871 में शुरू हुई थी और 1881 में कंप्लीट हो गई थी, 10 साल। तो हर एक सेंसस जो है वो इस तरह से 10 साल के डिकेड में 10 साल बाद करवाई जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो 1952 में हुई थी, फिर 62 में, फिर 72 और फिर 2002। अब इसमें याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसमें जो है वो क्या किया था कि जो सेंसस है उसको फ्रीज कर दिया था 2000 तक, कि 2000 तक कोई सेंसस जो है वो नहीं होगी। उसके बाद मतलब सेंसस तो होगी लेकिन डीलिमिटेशन नहीं होगी, तो उसको फ्रीज कर दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि जितनी भी जो डीलिमिटेशन कमीशन होगी, अगर स्टेट्स को आपको ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें 1971 की सेंसस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, जिसके अकॉर्डिंग इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 ही हो रखे हैं, 2002 के बाद नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद अभी एक्सटेंशन 2026 तक का है 84th अमेंडमेंट। देखो 2026 आने वाला है तो इसलिए 84th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं थी क्योंकि वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो यहाँ पर SC ST और वुमेन के लिए जो प्रॉपर यहाँ पर रिजर्वेशन रहती है।
और पॉपुलेशन रेशियो के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होगी। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जिसमें 33% रिजर्वेशन दी गई वुमेन को लेजिस्लेचर में, यहाँ पर एमएलए हो या फिर एमपी हो, 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के पास रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक आता है दैट इज ड्यूरेशन, कि क्या जो है वो ड्यूरेशन रहती है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो पहली बार बनाया गया था 1952 में। उसके बाद हमें समझ आ गया कि राज्यसभा को परमानेंट रखो। तो राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है। यहां पर क्या होता है, 1/3 मेंबर रिटायर्ड होता है एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर्ड होता है। और टर्म जो रहती है किसी भी एमपी की वो 6 साल की रहती है इसमें। और ये बताया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंडर। तो इसमें क्या होता है कि जो रिटायर मेंबर होता है वो दोबारा से एलिजिबल होता है कि वो क्या कर सकता है, राज्यसभा में इलेक्ट हो सकता है। लोकसभा के केस में अगर हम बात करें तो 5 साल जो है वो टर्म होती है, 5 साल के लिए लोकसभा बनती है। और जनरल इलेक्शन के बाद, यानी कि मान लीजिए अगर आज इलेक्शन हुए तो आज से 5 साल तक लोकसभा रहेगी। लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल पहले भी, अगर जो है वो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों में खो जाते हैं, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पास हो जाता है या उनकी मेजॉरिटी चली जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल के लिए, और उसके बाद विद इन 6 मंथ्स आपको नेक्स्ट अप्रूवल चाहिए। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल भी रहता है कि जो 5th लोकसभा है उसके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया 2 बार, 1976 से लेकर 78 तक। लेकिन जो हाउस है उसको डिसॉल्व 1977 में ही कर दिया था। तो इमरजेंसी के 2 साल पूरे नहीं हुए हैं यहाँ पर, जो हमें याद रखना है। और पहली बार मतलब एक नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर कहा जाता है। और इसमें इससे रिलेटेड 2 अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट, एक 42nd अमेंडमेंट को याद कर लो और एक 44th अमेंडमेंट को याद कर लो। तो 1976 और 1978 जितनी अमेंडमेंट इसमें की गई थी उन सबको रिवर्स एक तरह से जाओ यहाँ पर किया गया, यानी कि एक में पावर देता है प्रेसिडेंट को, दूसरे में पावर जाओ ले लेते हैं 44। तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको राज्यसभा का एमपी बनना है तो आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज आपकी 30 होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो राज्यसभा के एमपी बन सकते हैं। लोकसभा के लिए अगर हम बात करें तो एज होती है 21, वोट डालने की एज होती है 18। और अगर आपको विलेज पंचायत का जो है वो प्रधान बनना है तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 21। और उसके बाद फिर लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। और अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो दैट इज़ 35। तो बिल्कुल बेसिक आपको याद रखना है। अभी तक तो हमने बात कर ली सीट की कि कैसे हम एमपी बनेंगे। अब कैसे हमारी एमपी वाली सीट खाली होगी। तो सबसे पहला आता है डिस्क्वालिफिकेशन। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू होती है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगर मान लो हमने मल प्रैक्टिस फॉलो करी या हमारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चलता है, उस केस में। सेकंड उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन में एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1985 में। और यहाँ पर 10th शेड्यूल को ऐड किया गया है। और इस 10th शेड्यूल में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन किसी पार्टी से इलेक्ट हुआ, उसके बाद क्या किया उसने, वॉलंटरी उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दिया, तो देन उस केस में क्या होता है कि उसको जो है वो जो उसके एमपी वाली सीट होती है वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर आया था। फिर उसकी वो आइडियोलॉजी अगर छूटती है तो उसकी सीट भी चली जाएगी। फिर उसके बाद अगर वो इग्नोर करता है या फिर अब्सटेन करता है वोटिंग से, या फिर जो भी विप की डायरेक्शन होती है, जो पार्टी ने डायरेक्शन दी थी उसको इग्नोर करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में भी एंटी डिफेक्शन लगता है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में देखा गया था। तो आप हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वहां पे भी डिफेक्शन हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर को ये कहा जाता है कि विद इन 6 मंथ्स उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। तो ये तो हो गए डिस्क्वालिफिकेशन वाले। उसके बाद आता है अब्सेंस। अगर कोई मिनिस्टर या एमपी 60 दिन तक जो है वो पार्लियामेंट नहीं जाता तो 61वें दिन उसकी जो सीट होती है वो चली जाती है। अगर वो परमिशन लेके जाता है तब तो ठीक है। और परमिशन किसकी लेनी है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। अगर वो खुद रिजाइन करता है, रिजाइन किसको देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो भी उसकी सीट चली जाती है। अगर वो रिजाइन करता है तो भी उसकी सीट चली जाती है। डबल मेंबरशिप का केस भी यहां पर अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एमएलए है, वो एमपी भी बन जाता है,
तो वो डबल मेंबरशिप पे नहीं बैठेगा। अगर वो कोशिश करता है दोनों पे तो उसकी एमएलए वाली सीट चली जाएगी, नहीं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर वो धोखाधड़ी करता है तो दोनों भी जा सकती है, वो एक्शन होता है। अदर्स केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट होता है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, या फिर गवर्नर के लिए। वही है कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसको जो है वो एमपी था शिमला से, और वो क्या बन गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, तो देन उस केस में उसकी फिर जो है वो ये एमपी वाली सीट है वो खाली हो जाएगी। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आती है ओथ। सबसे पहले तो याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबकी ओथ नहीं करवाते हैं। हाँ, करवानी उनको ही पड़ती है, लेकिन या तो वो खुद ओथ करवाएंगे या फिर वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे मिनिस्टर्स की या एमपी की ओथ के लिए। तो ओथ होती है। ओथ के लिए जो ये पॉइंट है ना, एग्जैक्ट यही याद करने पड़ेंगे सिर्फ। टू बियर फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर। तो ये बिल्कुल बेसिक डायरेक्ट ऐसे याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी जो है वो गेस वर्क या अपनी तरफ से तुक्का नहीं लगाना है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद की फैक्ट जो लिंक करते हैं मिनिस्टर्स के साथ। कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, कब नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी प्रिविलेज इम्यूनिटी नहीं होगी, कोई भी वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, इवन 500 रुपए फाइन भी लगता है। अब कब फाइन लगता होगा ये सोचने वाली बात होती है। देखो, मान लो कोई पर्सन है, कोई एमपी है, उसने ओथ नहीं ली और वो बैठ गया जाके सेशन में। अब मान लीजिए जैसे जनरल इलेक्शन हुए और सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद पता चला कि जो मंडी क्षेत्र है वहाँ से बाई इलेक्शन हुए दोबारा से, और मंडी क्षेत्र से इलेक्शन में जो जीता पर्सन बी, ठीक है, वो जाके ओथ नहीं हुई, डायरेक्ट बैठ गया। तो ना तो उसके पास वोट डालने की पावर होगी, ना तो उसको कोई प्रिविलेज मिलेगी, ना तो उसको कोई इम्यूनिटी मिलेगी, और इवन जितने दिन वो पार्लियामेंट बैठेगा पर डे का जो फाइन है वो 500 रुपये है, उसको पे करना पड़ेगा अगर वो बिना ओथ के जाता है तो सिटिंग में। तो ये याद रखना। देन उसके बाद आता है सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी वोटेड होती है, चार्ज नहीं होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, तो दैट मीन्स पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और फाइनली डिसीजन पार्लियामेंट का रहता है और वोट करके ही डिसाइड होती है। अब जो फैक्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पर कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या फिर जो आपके ड्यूपिटीज होंगे, डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर, इनकी जो सैलरीज होती है, अलाउंसेस होती है, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन तो करती है, लेकिन ये वोटेड नहीं होती, चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। जितना भी जो सैलरी अलाउंसेस होंगे, जिसके भी सैलरी अलाउंसेस होंगे, वो चार्ज होंगे ना जब, तो उस केस में याद रखना कि वो ऑफिस इंडिपेंडेंट होगा, वो ऑफिस इंडिपेंडेंट होगा। ये एक ट्रिक हो गई याद करने की पूरी प्रॉपर। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दो इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो राज्यसभा में चेयरमैन होता है और लोकसभा जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और लोकसभा में अगर हम बात करें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, प्लस साथ में एक प्रोटर्म स्पीकर भी होता है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे। अभी ये जो डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, ये कंसेप्ट भारत में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर आए थे, 1919 के एक्ट के अंडर आए थे। और पहले अगर हम बात करें जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे 1921 में, उन्होंने बनाया था फेडरिक वाइट को, जो पहले स्पीकर थे, और पहले जो डिप्टी स्पीकर थे दैट इज सचिनानंदा सिन्हा। फिर 1925 में पहले भारतीय स्पीकर बने थे दैट इज विट्ठल भाई पटेल, फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर भी ऑफ सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। या फिर यहां पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है दैट इज कि पहले भारतीय स्पीकर थे और फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर भी विट्ठल भाई पटेल है। उसके बाद स्पीकर की अगर हम बात करें तो इलेक्टेड बाय द लोकसभा इलेक्ट करती है अमंगेस्ट इट्स मेंबर, उनके अपने मेंबर रहता है उसमें से ही, और जनरली कब इलेक्ट किया जाता है, जब पहली सिटिंग होती है उस केस में।
यहाँ पर जो डेट ऑफ द इलेक्शन है स्पीकर के, वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे डेली फैक्ट में, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपने पढ़ा आपको कितना याद रह गया। देन उसका रिजाइन, रिजाइन किसको करते हैं? रिजाइन करते हैं डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर रिजाइन करता है डिप्टी स्पीकर को। मुझे बताओ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसको रिजाइन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को। देन उसके बाद स्पीकर के रिगार्डिंग एक पॉइंट आता है, दैट इज कि स्पीकर अपने ऑफिस में हमेशा रहते हैं, इवन जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब भी रहते हैं, और अपने स्पीकर को तब छोड़ते हैं जब नई लोकसभा बन जाती है। जब नई लोकसभा बनेगी उसके बाद जब नई लोकसभा की पहली मीटिंग होगी देन तब जो है वो स्पीकर अपने पोस्ट को खाली करते हैं। और अगर स्पीकर को रिमूव करना है तो रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए लोकसभा से, पहला पॉइंट। और सेकंड, उसके बाद आपको याद रखना है कि 14 डेज का नोटिस देना है पहले, फिर उसके बाद रिमूव किया जाएगा। रोल, पावर और फंक्शन क्या रहते हैं स्पीकर के, ये कल कवर करें।